नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिसको लेकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स जगत में, खेल जगत में बड़ी तरीके की बातें हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई को अपना घर बना लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट से इस वक्त की सबसे दिलचस्प खबर की, जहां टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने कैरियर को लेकर एक फैसला लिया है जो भारतीय क्रिकेट में शायद ही पहले किसी बड़े खिलाड़ी ने लिया हो। चोट से उबर रहे हार्दिक पांड्या बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने क्रिकेट कैरियर के बाकी समय तक वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ही अपना स्थायी ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। अब जब भी ये टीम इंडिया आईपीएल या घरेलू क्रिकेट की जिम्मेदारी में व्यस्त नहीं होंगे, उनकी पूरी तैयारी इसी सेंटर से होगी। अब तक ज्यादातर भारतीय क्रिकेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ रिहैबिलिटेशन, फिटनेस टेस्ट और राष्ट्रीय कैंप के लिए ही जाते रहे हैं, लेकिन हार्दिक ने इसे अपनी नियमित ट्रेनिंग का आधार बनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि उनका यह कदम पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। गुजरात के बड़ौदा से आने वाले हार्दिक पांड्या पिछले कई वर्षों से मुंबई में रह रहे थे और अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की सुविधाओं में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास एक घर किराए पर लिया है ताकि वो रोजाना ट्रेनिंग और रिकवरी और फिटनेस पर पूरी तरह ध्यान दे सके। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में ट्रैफिक और ट्रेनिंग के लिए लंबी दूरी तय करना उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें आधुनिक जिम, मेडिकल और सपोर्ट, फिजियोथेरेपी, रिकवरी, स्किल ट्रेनिंग और हाई परफॉर्मेंस सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। यही वजह है कि हार्दिक ने अपने करियर के अगले 5 साल या 6 साल की योजना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि हार्दिक अपने निजी फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच के साथ भी काम करेंगे। इतना ही नहीं, जब वह अपनी बल्लेबाजी पर अतिरिक्त अभ्यास करते हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नेट गेंदबाजों को अपनी जेब से भुगतान भी करते हैं। इससे साफ है कि वह अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हार्दिक पांड्या जांघ की चोट से उबर रहे हैं। इसी वजह से वह इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे से बाहर हो गए थे। पिछले 6 महीनों से उन्होंने अपना अधिकांश समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताया है और फिलहाल उनकी रिकवरी प्रक्रिया जारी है। कुछ निजी काम से छुट्टी लेने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिटनेस प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद हार्दिक की टीम इंडिया से जल्द वापसी होगी? क्या उन्हें इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए चुना जाएगा? इस पर अभी आधिकारिक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब उनकी फिटनेस रिपोर्ट और चयनकर्ताओं के फैसले पर टिकी होंगी। फिलहाल इतना तय है कि हार्दिक पांड्या ने अपने कैरियर को लंबा और सफल बनाने के लिए एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है। वह क्या फैसला है? यह फैसला उनकी वापसी को मजबूत करेगा, यह देखने वाली बात है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जो अगर लोगों ने जब T20 वर्ल्ड कप जीते हैं हार्दिक पांड्या, वो भारतीय टीम जब जीती थी, तब उन्होंने कहा था कि अब मुझे 2027 और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए आगे बढ़ना है, अब उस पर मुझे ध्यान देना है। तो ये उसी प्लानिंग का एक नतीजा है, क्योंकि देखिए आज जो स्थिति में भारतीय टीम है, इतना टैलेंट है, इतना कंपटीशन है, एक एक स्पॉट के लिए 6-6, 7-7, 10-10 प्लेयर्स हैं। और जब उन प्लेयर्स को लेकर आप देखें ना, अब नीतीश रेड्डी वहां पर, शिवम दुबे वहां पर हैं, फिर टीम में जगह कैसे बनाए? तो वहां पर आपको अपनी फिटनेस, अपने परफॉर्मेंस और अपनी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस या किसी भी क्लब, ऐसी जगह जहां पर अपने आप को आप रिहैब कर पाए, वहां पर जाना होता है। यह अच्छी बात है कि अब जो हार्दिक पांड्या है, इन्होंने सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस को चुना है, जिससे वो भारतीय टीम में जो 4-5 साल और खेलना चाह रहे हैं वो कंटिन्यू और अच्छे तरीके से खेलते रहें। तो हार्दिक पांड्या को लेकर यह बड़ी खबर है। अब देखना होगा ये उनको किस तरीके से फायदा देती है, या उनकी टीम में वापसी जल्दी होती है। क्या जिम्बाब्वे की सीरीज में वो रहेंगे? ये देखने वाली बात है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को और थोड़ा उत्तेजित कर दिया कि भाई वाह, हमारे शेर इतना काबिल हो गए हैं, इतनी जगह परचम फैला रहे हैं। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के लिए रैंकिंग के मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई।
टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आईसीसी की ताजा पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। ईशान किशन अब दुनिया के नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपनी ही साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। पिछले करीब 1 साल से टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज थे अभिषेक शर्मा, अब राज उनका खत्म हो चुका है। ईशान के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करते हुए यह मुकाम पाया है। आईसीसी टी20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन में उन्हें नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस टूर्नामेंट में ईशान ने करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मैच जिताऊ पारी भी उनके इस अभियान की सबसे बड़ी हाईलाइट्स में शामिल रही। ईशान किशन अब उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उनसे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज भी इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। ईशान किशन इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय पुरुष बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा अब ज्यादा पीछे नहीं है, वह ईशान किशन से केवल 7 रेटिंग अंकों के अंतर से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। यानी आने वाले समय में नंबर 1 की जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। ताजा टी20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा 6ठे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि पूर्व टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 स्थान नीचे खिसककर 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत को थोड़ा झटका लगा है। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह दोनों 1-1 स्थान नीचे खिसके हैं। वरुण तीसरे और बुमराह 6ठे स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। टी20 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ी शिवम दुबे को फायदा हुआ है। वो 3 स्थान छलांग लगाकर अब 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो यहां आईसीसी रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने कैरियर में पहली बार टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर आए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। हैरी ब्रूक और जो रूट के न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन का फायदा ट्रेविस हेड को मिला। ब्रूक अब दूसरे और जो रूट तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को फायदा हुआ। वह अब 1 स्थान ऊपर चढ़कर 6ठे नंबर पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 9वें नंबर पर और ऋषभ पंत भारत के अगले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं जो 13वें स्थान पर मौजूद हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के लिए सबसे बड़ी खबर जसप्रीत बुमराह को लेकर आई। बुमराह ने एक बार फिर टेस्ट गेंदबाजी में रैंकिंग नंबर 1 स्थान हासिल कर रखा है। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के नीचे खिसकने के बाद बुमराह शीर्ष स्थान पर वापस आ गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला है। सचिन रविन, डेरिल मिचेल, डेविड कॉनवे और टॉम लेथम ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंत टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में 30वें स्थान पर किया है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के गेंदबाज शामर जोसेफ और केमार रोच की भी शानदार प्रदर्शन में रैंकिंग से फायदा मिला है। कुल मिलाकर आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के लिए कई बड़े बदलाव देखने को मिले। ईशान किशन नंबर 1, बुमराह का शीर्ष स्पॉट पर लौटना और ट्रेविस हेड का पहली बार टेस्ट में नंबर 1 बनना क्रिकेट जगत के लिए यह बड़ी सुर्खी है। अब वहीं नजर डालें आने वाले मुकाबलों में ये खिलाड़ी अपनी जगह कितनी समय तक कायम रख पाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा की फॉर्म भी हम लोगों ने देखी किस तरीके से अप्स एंड डाउन से। अब देखना होगा खैर आगे रैंकिंग में क्या होता है। अब बात करेंगे एस श्रीसंत की। पिछले कई दिनों से वो चर्चा में है और एक और खबर उनके पक्ष में आ गई है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व तेज गेंदबाज संत कुमारम श्रीसंत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केरल क्रिकेट एसोसिएशन यानी केसीए ने श्रीसंत पर लगाए गए 3 साल के प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला श्रीसंत की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के बाद लिया गया। केसीए ने माना कि खिलाड़ी ने अपने पुराने बयानों पर खेद जताया, जिसके बाद प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब केसीए ने श्रीसंत पर एसोसिएशन की छवि खराब करने वाले बयान देने का आरोप लगाया था। आरोप था कि श्रीसंत ने वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बयान जिनसे संगठन की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई हो। इसके बाद केसीए ने उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। वहीं श्रीसंत ने इस फैसले के खिलाफ तिरुवनंतपुरम मुनासिफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने केसीए को आधिकारिक तौर पर बिना शर्त माफी भेजी और अपने बयानों को लेकर खेद व्यक्त किया। 1 जुलाई 2026 को हुई केसीए की विशेष आम सभा में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी सदस्यों से सहमति से फैसला लिया गया। श्रीसंत की माफी को स्वीकार करते हुए उन पर लगाया गया प्रतिबंध वापस ले लिया गया। हालांकि केसीए ने श्रीसंत को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि अगर वह इस तरह का कोई व्यवहार दोबारा सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध हटने के बाद अब श्रीसंत केरल क्रिकेट लीग यानी केसीएल के तीसरे सीजन में अपनी भूमिका जारी रख सकेंगे। वहीं एरीज कोलम सेलर्स फ्रेंचाइजी के सह मालिक हैं। केसीएल ने पिछले सीजन में पहले ही उन पर प्रतिबंध लगाया था। अगर श्रीसंत के क्रिकेट कैरियर की बात करें तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में खेला है। उन्होंने 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट हासिल किए हैं। वहीं 53 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 75 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा 10 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 विकेट लिए हैं। घरेलू क्रिकेट में भी श्रीसंत का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। प्रथम श्रेणी विकेट में उन्होंने 74 मैचों में 213 रन बनाए, जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 124 विकेट और T20 क्रिकेट में 54 विकेट दर्ज हैं। वहीं श्रीसंत का कैरियर कई उतार चढ़ाव से गुजरा, लेकिन अब प्रतिबंध हटने के बाद उनके लिए क्रिकेट से जुड़े कामों में दोबारा सक्रिय होने का रास्ता साफ हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में श्रीसंत क्रिकेट से जुड़े अपने सफर को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और केरल क्रिकेट में उनकी भूमिका कितनी अहम रहती है। अब बात करेंगे, आपने अंपायर्स को देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं। डिसीजन जब आता है तो बड़ी दाएं बाएं बातें भी होती हैं कि अरे इन्होंने गलत कर दिया, अरे ये नो बॉल थी, ये वाइड बॉल थी। लेकिन उसको लेकर एक और चीज है जिसका खुलासा किया है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी ने। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मैच को सही तरीके से संचालित करने वाले अंपायरों की कमाई कितनी होती है, यह सवाल अक्सर क्रिकेट फैंस के मन में रहता है। अब इसको लेकर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा खुलासा किया है। अनिल चौधरी ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में एक अंपायर का एक सीजन में कितनी कमाई कर सकता है। चौधरी के मुताबिक आईपीएल में अंपायरिंग करने वाले अनुभवी अंपायर एक सीजन में करीब 45 से 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अनिल चौधरी ने एक पॉडकास्ट में आईपीएल अंपायरों की फीस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईपीएल के एक मुकाबले में अंपायरिंग करने के लिए करीब 4000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। वहीं कोई अंपायर प्लेऑफ मुकाबले में ऑफिशिएट करता है तो उसकी फीस बढ़ाकर $6000 तक पहुंच जाती है। आईपीएल फाइनल में अंपायरिंग करने का भी खास होता है, क्योंकि इसके लिए अंपायर्स को करीब 8000 अमेरिकी डॉलर तक मिल सकते हैं। इसके अलावा अंपायरों को दैनिक भत्ते की सुविधा भी मिलती है। यही वजह है कि पूरे सीजन में मैच फीस और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद एक अनुभवी आईपीएल अंपायर की कमाई 45 से 50 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अनिल चौधरी ने यह भी बताया कि अगर कोई अंपायर घरेलू में क्रिकेट में अच्छा नाम कमा चुका हो तो वह भी वहां से भी अच्छी कमाई कर सकता है। उनके मुताबिक घरेलू क्रिकेट में बड़े नाम वाले अंपायर करीब 25 से 30 लाख रुपए तक अलग से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। अनिल चौधरी ने बताया कि टेस्ट में अंपायरिंग करने के लिए करीब 8 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैच जल्दी खत्म होने किसी कारण से रुक जाए या फिर रद्द हो जाए तो अंपायर की फीस पर इसका असर नहीं पड़ता है, उन्हें पूरी राशि मिलती है। वहीं T20 इंटरनेशनल मुकाबले में अंपायरिंग करने के लिए करीब 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अनिल चौधरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम को लेकर धोनी के फैसले बेहद शानदार होते थे। चौधरी के मुताबिक विकेट के पीछे खड़े होने की वजह से धोनी को गेंद की दिशा और बल्लेबाज की प्रतिक्रिया समझने का फायदा मिलता था। उनका जजमेंट काफी सटीक था और रिव्यू लेने के मामले में वह दुनिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते थे। धोनी की यही खासियत थी कि वह दबाव के समय भी शांत रहते थे और बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करते थे। यही वजह है कि अंपायर और क्रिकेट विशेषज्ञ भी उनके डीआरएस फैसलों पर तारीफ करते थे। तो कुल मिलाकर अनिल चौधरी ने इस खुलासे से आईपीएल अंपायरों की कमाई को लेकर तस्वीरें साफ कर दी हैं। जहां खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं अंपायर भी इस खेल का बेहद अहम हिस्सा है, जिनकी भूमिका के लिए बिना क्रिकेट का संचालन संभव ही नहीं है। तो अनिल चौधरी ने भी साफ कर दिया भाई कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों खास हैं। अब अंपायर, उनके साथी अंपायर उनसे शिकायत कर रहे हैं कि आपने तो सारी कलई खोल दी, अंपायर्स की जो सैलरी थी हिडन थी वो आपने बता दिया कि एक जो अंपायर है वो एक सीजन में 50 लाख तक कमा सकता है। लेकिन मेहनत लगती है, कई एग्जाम्स होते हैं, इसके ट्रायल्स नहीं होते। जैसे क्रिकेटर्स जो चाहते हैं कि उनके ट्रायल्स होते हैं, उनके मैचेस होते हैं, ऐसा नहीं है। इनका बाकायदा टेस्ट होता है और अलग अलग लेवल पे टेस्ट होता है। जब आप फाइनल इस स्टेज पर आ जाते हैं, जब आप अपना फाइनल टेस्ट क्लियर करते हैं बीसीसीआई का, आईसीसी का, तब कहीं जाकर आपको अंपायरिंग करने का मौका मिलता है। तमाम प्लेयर्स हैं जो अंपायरिंग करते नजर आते हैं, जैसे कुमार धर्मसेना की हम बात करें, हम तन्मय श्रीवास्तव की बात करें, हम अंकित तिवारी की बात करें, सब वो प्लेयर हैं जिन्हें आप नहीं जानते लेकिन ये खेलें। तो उनका
ये कि वो अपना अंपायर बन जाते हैं और अंपायरिंग के बाद वो अपना कैरियर फील्ड से नहीं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जो क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे। जैसे मैच रेफरी की बात हम करते हैं, डेविड बूम वहां नजर आते हैं, वहां हमको जावागल श्रीनाथ नजर आते हैं। तो इस तरीके से कोई कमेंट्री में जाता है, कोई अंपायरिंग कर लेता है, और कोई जो जिसको अच्छा लग रहा है तो वो मैच रेफरी, अब सारी चीजें, लेकिन सबका एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से अंपायरिंग की जाती है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।